मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। हो दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस रेलवे महाकुंभ की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में रीजनिंग की सिलेबस के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा सीबीटी 1 में रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स को शामिल किया गया है, क्योंकि एग्जाम में सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्योंकि यदि सिलेबस की जानकारी आपको नहीं है तो कई बार ऐसे होता है कि हम लोग उन सारे चैप्टरों का भी अध्ययन कर लेते हैं जिस चैप्टर का जिक्र सिलेबस में नहीं किया हुआ रहता है। और कई बार ऐसे भी हम लोगों से होता है कि जिस चैप्टर का जिक्र सिलेबस में रहता है लेकिन हम लोग सिलेबस से अनभिज्ञ होने के कारण उस चैप्टर को कई बार पढ़ना छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। इसलिए हम लोगों को सिलेबस पर बहुत अच्छे से पकड़ होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से समझ होना चाहिए कि हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग जो आपका है चैप्टर, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन हमें सिर्फ उसी चैप्टर को पढ़ना है या उसी पे ज्यादा फोकस करना है जो हमारे सिलेबस में दिया है, सिलेबस के पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। तो उस पर हम लोगों को दोस्तों ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं इसमें पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, अनंत है इसमें। तो इसलिए हम लोग को ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर पढ़ लेना और एक उम्मीद लगाए रहना कि हम इस बार एग्जाम देंगे, मेरा तैयारी जो वो बेहतर है और एक ही बार में मेरा एग्जाम निकल जाएगा, या इस बार जो है वो 100% मेरा हो जाएगा। ऐसा तभी संभव होगा जब आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ने की शुरुआत करेंगे, प्रॉपर सिलेबस की नॉलेज के साथ पढ़ने स्टार्ट करेंगे और सिर्फ आपको उन्हीं चीजों पर अध्ययन करना है, उन्हीं चीजों पर फोकस करना है और उन्हीं चीजों को अध्ययन करना है जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, जिसकी चर्चा सिलेबस में की गई है। आपको ऐसा नहीं कि कोई भी चीज को उठाकर और उसको पढ़ लेना है कि चलो भाई ये तो है और कंपटीशन में आता है, इस एग्जाम में आया तो इसमें भी आएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को पढ़ के जाना है एग्जाम में जो आपके सिलेबस में दिया गया है। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ उसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस में दिया गया। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ लें, क्योंकि उससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका समय खराब होगा, समय की बर्बादी होगी। इसलिए आपको जो चैप्टर आपका दिया गया उसी पे फोकस करना। दोस्तों आइए जानते हैं कौन कौन से चैप्टर को आपके सिलेबस में सीबीटी 1 में शामिल की गई है। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपको शामिल किया गया दोस्तों, वो सिलॉग चैप्टर को शामिल किया गया है। कौन सा चैप्टर को शामिल किया गया दोस्तों? सिलॉग, साइलोलिज्म। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो सिलॉग। कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ गधे कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ती है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है तो ये जो चैप्टर है वो सिलॉग कहलाता है दोस्तों। और इससे आपका ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाएगा। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों? तो आपको जो सीबीटी 1 में दोस्तों क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग की, उसकी संख्या होगी 30। टोटल 120 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें से रीजनिंग का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 30। उसमें से आप मान कर चलिए कि जो सिलॉग जो चैप्टर है इसमें आपको आराम से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये बेहद ही आसान चैप्टर होता है यदि एक बार आप अच्छे से पढ़ लें। यदि आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। लेकिन यदि आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो यह चैप्टर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा और आराम से यहाँ से आप क्वेश्चन कर पाएंगे और ये नंबर आप आराम से उठा पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा दोस्तों? तो वह है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग भी आपका काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों और यहाँ से भी आपका एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें भी आपको दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है, पकड़ बनाना है, क्योंकि ये भी जो चैप्टर है वो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और इसमें भी काफी वैरायटीज के क्वेश्चन बनते हैं। हर एक वैरायटीज के क्वेश्चन को आपको करना है। कई बार इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं।
तो थोड़ा सा इस चैप्टर पर आपको फोकस करना है बच्चों। नेक्स्ट आपका दोस्तों कौन सा है? पजल। तो पजल जो चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से आपको भी एक सेट में क्वेश्चन आएगा, यहाँ भी 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी दोस्तों। तो इस पर भी आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना। 3 से 4 क्वेश्चन आपका जो पजल से पूछ लिया जाएगा, और ये जो है वो इसकी जो क्वेश्चन होगी वो थोड़ा सा लंबा होगा, एक पैराग्राफ टाइप का रहेगा, उसको पढ़ के और आपको क्या करना है, उसको सेट करना है, उसके बाद उसका आंसर करना है दोस्तों। और एक चीज दोस्तों आप कभी भूल नहीं करें पजल में, पजल का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है कि जिस सीट पर आप जिस पेपर पर बनाएंगे उस क्वेश्चन को सेपरेट में बनाकर रखना है। क्योंकि रेलवे द्वारा कई बार ये किया जाता है कि पजल का पैराग्राफ तो दे दिया जाता है, उस समय एक ही क्वेश्चन दिया जाता है, और जब आप 10-15 क्वेश्चन पार कर जाएंगे तो सेम ही क्वेश्चन रहेगा, बस उसमें जो पूछने का क्वेश्चन जो अलग पूछ लिया जाएगा, और आप गलती क्या करेंगे कि फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएंगे। और यदि आप पहले से जो सॉल्व किए उसको एक अच्छे सेपरेट जगह पर रखेंगे, तो क्या करेंगे आप, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेम पैराग्राफ से पूछा गया है वो अगर जो आपका आकृति वो फिगर बनाया रहेगा, तो आप सिर्फ उस फिगर को देखकर दूसरे क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। क्योंकि रेलवे के द्वारा कई बार ऐसा देखा गया कि इस सेम टाइप का किया गया है कि वो क्या करता है कि एक ही जगह एक पजल का एक पैराग्राफ को देखकर एक ही जगह 3-4 क्वेश्चन को ना डालकर वो क्या करता है, सेम पैराग्राफ का क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन को अलग अलग जगह पर सेट कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है, कई सारा बच्चा क्या करता है कि वो जो सीट है उसमें क्या करता है, गंदे तरीके से इधर उधर चीज उसके किसी तरह एक क्वेश्चन को आंसर लगाकर आगे बढ़ जाता है। और जब सेम पजल आता है सेम पैराग्राफ का, उसमें बस क्वेश्चन डिफरेंट पूछा जाता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, फिर से उस पजल को सॉल्व करना पड़ता है, फिर से फिगर बनाना पड़ता है। तो ऐसे मिस्टेक आपको नहीं करना है दोस्तों। हो सकता है कि नहीं आए, लेकिन आपको सतर्कता बना कर रखनी है, इस तरह का थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट आपका दोस्तों कौन सा, डेटा सफिशियंसी। नेक्स्ट आपका कौन सा है दोस्तों, डेटा सफिशियंसी। तो इस चैप्टर से इसमें भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आने का संभावना रहेगा। यहाँ भी कितना दोस्तों, डेटा सफिशियंसी, जो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और ये काफी अच्छा चैप्टर है, बनाने में मजा आएगा। और इसका भी क्वेश्चन होगा वो पैराग्राफ टाइप का रहेगा, इसमें काफी सारा डाटा दिया रहेगा, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर करना है दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका कौन सा है, डेटा सफिशियंसी। अगला चैप्टर कौन सा है दोस्तों, तो कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिकल सीरीज जो है दोस्तों, यहाँ भी आपका यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो नंबर सीरीज और जो आपका ये नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज, यहाँ आप दोनों सीरीज मिलाकर इससे ज्यादा ही मानकर चलिए, यहाँ भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज दोनों ही सीरीज के बारे में चर्चा किया गया है, तो दोनों मिलाकर यहाँ भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे दोस्तों। सीरीज पर थोड़ा सा अच्छे से पकड़ बनानी है। नेक्स्ट आपका दोस्तों कौन सा, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप जो है यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन रिलेशनशिप में आपका जो वही ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर है दोस्तों, वो ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका कौन सा है दोस्तों, तो नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से भी दोस्तों आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। यहाँ से भी दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको इस चैप्टर को भी करना है। नेक्स्ट आपका कौन सा चैप्टर है दोस्तों, एनालॉजीज। कौन सा है दोस्तों, एनालॉजीज। तो यहाँ से भी आपका दोस्तों जो वो 1 से 2 सवाल पूछ लिया जाता है। ये चैप्टर को आप जनरली वैसे पढ़ते भी हैं, तो इस पर दोनों ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट आपका कौन सा है दोस्तों, एनालिटिकल रीजनिंग। कौन सा है, एनालिटिकल रीजनिंग। तो यहाँ से भी दोस्तों आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनने का संभावना रहता है। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा बच्चों। नेक्स्ट आपका चैप्टर है दोस्तों जमलिंग। इसका स्पेलिंग ठीक है, जमलिंग। नेक्स्ट चैप्टर आपका एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा बच्चों, जमलिंग है। तो नेक्स्ट आपका चैप्टर कौन सा है दोस्तों, जमलिंग जो है, इससे यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपका क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। इस पर भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट आपका जो वेन डायग्राम से भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, एक वेन डायग्राम दिया जाएगा, उसको प्रतिशत में कई बार बांट लिया जाएगा, और उसमें से बताइए इसमें से कृषि करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना ही है। या तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक वेन डायग्राम बनाया रहता है, इस तरह का बताइए क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या कितना, फुटबॉल खेलने वाले
खिलाड़ी की संख्या क्या है, या कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक खेल में क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 70% है, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 40% है, और वॉलीबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 20% है, जबकि 10% खिलाड़ी ऐसे हैं जो तीनों खेल को खेलता है। तो बताइए कम से कम फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या क्या है। इस तरह का क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत वेन डायग्राम में आता है। या कई बार ये आता है कि बताइए उस व्यक्ति की संख्या बताइए जो केवल फुटबॉल खेलता है। इस तरह का, ये फुटबॉल मान लेते हैं, ये फुटबॉल से संबंधित है, ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, मान लेते हैं। यहाँ दे दिया आपको कुछ इस तरह करके, बीच में कुछ ऐसा दे देगा और आपको पूछ लेगा कि बताइए फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या क्या है। तो क्वेश्चन तो आप जब पढ़ेंगे चैप्टर तो ऑलरेडी बताया जाएगा। अभी यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर को शामिल किया गया। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का कौन सा था दोस्तों, वेन डायग्राम। अगला दोस्तों कौन सा, डिसीजन मेकिंग। तो ये भी चैप्टर दोस्तों ठीक ठाक है, यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से पूछ लिया जाएगा। और ये सब जो चैप्टर है दोस्तों, इस पर थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। एक डिसीजन मेकिंग, दूसरा डेटा सफिशिएंसी। ये थोड़ा सा चैप्टर जो है एग्जाम की दृष्टि से आपका काफी महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा अच्छा चैप्टर भी है दोस्तों, और यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो कौन सा दोस्तों, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आपका कौन सा, मैप्स। यहाँ से भी दोस्तों मैप से भी जो है वो आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। ये चैप्टर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को डाउट रहता है कि मेरा आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। जब हम लोगों का फाइनल आंसर शीट आ जाता है, जब हम लोग चेक करते हैं, तब सही हो गया तो सही है, गलत हो गया तो गलत है। इस तरह का भ्रम बना रहता है। ऐसा भ्रम ना बना हो इसलिए आप क्या करें, थोड़ा सा कथन निष्कर्ष वाला जो चैप्टर है, इसका जो क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को इकट्ठा करें और प्रैक्टिस करें, जिससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन में कैसा आंसर होता है। तो इसको तो यहाँ से भी दोस्तों आपको 1 से 2 सवाल पूछ लिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका कौन सा दोस्तों, स्टेटमेंट, कोर्स एंड एक्शन। तो इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और फिर आपको क्या किया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि आप अगर यदि रहते हैं इस स्थान पर तो क्या एक्शन टेकन होता है। कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा, बोला गया ऐसे ऐसे घटना हो गया तो कौन सा एक्शन जो बेहतर होगा, मतलब कौन सा एक्शन उठाना हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और ये भी थोड़ा सा अच्छा। तो 4 चैप्टर हो गया, 1 2 3 4 पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान। और नेक्स्ट आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, डीआई वाला चैप्टर है। यहाँ से आपका दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा। कितना, 3 से 4 क्वेश्चन। इस पर भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। डीआई वाला चैप्टर पर, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। यहाँ काफी बार ऐसा होता है दोस्तों कि यहाँ से काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए आप क्या करना, आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना। जो आप डीआई का जो आप प्रैक्टिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ वाले चैप्टर का जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन को भी आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना दोस्तों, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी लगाना है। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन है वो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाता है, उस हिसाब से आपको उसकी तैयारी करनी है। तो दोस्तों ये 4-5 चैप्टर पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। एक डेटा सफिशिएंसी, दूसरा आपका डिसीजन मेकिंग, तीसरा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, चौथा स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शंस, और आपका 5वां हो गया, सॉरी 1 2 3 5वां हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। तो ये 5 चैप्टर पर थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना। ये चैप्टर है, थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन जो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना, क्योंकि यही 4-5 चैप्टर जहां से क्वेश्चन छूटने की संभावना रहती है, या क्वेश्चन हम लोग करते भी हैं तो अपने आप में 100% कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। इसलिए आपको इस पर थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, फोकस करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि आपके जो एग्जाम है उसमें रीजनिंग में CBT 1 में कौन कौन से चैप्टर को शामिल किया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।